वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की फिजिक्स की कक्षा में मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग फिजिक्स क्या है भौतिकी के विषय में जान रहे थे, कुछ चर्चा किए थे और आज का क्लास हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम लोग फिजिक्स की चर्चा जारी रखेंगे। तो इससे पहले की कक्षा में भी मैंने दिनकर जी की कविता का जिक्र किया था। रश्मि रथी से पत्थर सी हो मांसपेशियाँ, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। आज दोस्तों देखिए, कोरोना काल में हर जगह इम्यूनिटी का चर्चा हो रहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए सारा दवा फेल हो गया है और उसके लिए कह रहा है कि आपका इम्यूनिटी अच्छा होना चाहिए। तरह तरह का काढ़ा, दवा, आयुर्वेदिक इस सब का प्रयोग करने कर रहा है। तो यह जो पंक्ति है, भले ही आज हम लोग कोरोना काल में इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन देखो आज से हजारों साल पहले महाभारत युग में और यह पंक्ति कर रहे हैं, और वह भी कौन कर रहे हैं? गुरु परशुराम, जिनको कहता है कि रुद्र के अवतार हैं, भगवान शिव के अवतार हैं। और गुरु परशुराम अपने शिष्य कर्ण को ये बातें समझा रहे हैं और उससे कह रहे हैं, उसको जोर दे के कह रहे हैं कि पत्थर सी हो मांसपेशियाँ, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। तो यहाँ पे कहने का उनका मतलब देखिए कि कर्ण जो है वह दिन रात वह विद्या अध्ययन में लगा हुआ है, लगातार घोर साधना कर रहा है, गुरु से सीख रहा है। तो गुरु को चिंता हो रही है उसके विषय में, उसके खान पान स्वास्थ्य को लेके, और गुरु अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि विद्या अध्ययन करने के लिए आपको शारीरिक रूप से भी सक्षम होना चाहिए। और आज देखिए कोरोना काल में भी वही चीज़ आपके सामने आ रहा है। जो जितना ज़्यादा जिसका इम्यूनिटी है, जितना ज़्यादा उसका खान पान रहन सहन की आदत सही है, वह उतना ज़्यादा सुरक्षित है। कोरोना उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो हमेशा हम आप लोग को कहते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए 3 चीज़ आप लोग याद रखिए: भोजन, आराम और व्यायाम। यह तीनों चीज़ अगर संतुलित है, आप में सही तरह से आप ले रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिक है कि आपका इम्यूनिटी अच्छा होगा और आपका दिमाग, अगर शरीर मजबूत होगा तो अच्छा दिमाग भी उसमें रहेगा, दिमाग भी मजबूत होगा और आप लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच पाइएगा। तो यह चीज़ आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। अगला चीज़ हम लोग चूँकि आज वेक्टर की चर्चा करेंगे क्लास में, बोर्ड पे हमने लिख दिया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसको एज ए नोट के तरह रखिएगा। इस पे काफ़ी डिटेल में, चूँकि वेक्टर का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी देखो 12 में पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट, अब वहाँ पे कूलम्ब लॉ को वेक्टर के फॉर्म में लिखना, और हमको पता है जो हमारे स्टूडेंट हैं 11 में पढ़ चुके हैं तो वो लोग तो वेक्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे व्यूअर होंगे उनको वेक्टर का पता नहीं होगा, या पता होगा तो केवल यह परिभाषा जानते होंगे। जबकि वेक्टर जो है फिजिक्स का आत्मा है, फिजिक्स का विषय प्रवेश है वेक्टर। अभी आप लोग भारत और चाइना का देख रहे होंगे, बॉर्डर पे काफ़ी सारा ताना तानी चल रहा है, गहमा-गहमी कर रहा है। और यहाँ पे हमारा सुरक्षा का सबसे मजबूत कड़ी अगर कहिएगा तो कौन है? भारतीय वायुसेना है, डट के वहाँ पे खड़ा है। और भारतीय वायुसेना का रीढ़ का हड्डी जिसको कहते हैं, तो वह है आपका सुखोई फाइटर प्लेन। तो आज सुखोई का भी चर्चा कीजिए, क्योंकि वेक्टर से बहुत जुड़ा हुआ है सुखोई भी। तो सुखोई फाइटर प्लेन आखिर इतना घातक क्यों है? जबकि सेम वर्जन चाइना के पास भी है, सुखोई MKK करके है, जबकि इंडिया के पास जो है सुखोई MKI है।
तो सबसे पहले यह जो सुखोई फाइटर प्लेन है आपका, जो कि एयर डोमिनेंस है, यानी कि हवा में यह अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। कोई भी प्लेन इसके आसपास नहीं आ सकता, आता भी है तो उसको खदेड़ के पहुंचा आता है अपना घर में। तो उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है सुखोई का एयर फ्रेम, जो कि बहुत ही फुर्तीला है। और उसका फुर्तीला होने के पीछे सीधा रीजन है वेक्टर का। सुखोई फाइटर प्लेन आपका थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक का यूज करता है। यानी थ्रस्ट वेक्टरिंग जो आप थोड़ा सा समझिएगा कि उसके नोजल से जेट इंजन कैसे, कोई भी फाइटर प्लेन आपका अभी का है तो वह जेट इंजन से काम करता है। और जेट में क्या होता है कि पीछे से बहुत तेज़ी से जेट के पीछे से गैस निकलता है, ईंधन फ्यूल निकलता है जल के, और उसी से थ्रस्ट पैदा करता है जो कि प्लेन को आगे की ओर गति देता है। तो यहाँ पे आपका सुखोई के पास थ्रस्ट वेक्टरिंग तकनीक का यूज कर रहा है, जबकि चाइनीज़ सुखोई जो है उसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नहीं है। और वह भी थ्रस्ट वेक्टरिंग या 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग का यूज कर रहा है। अमेरिका भी F-35 यूज कर रहा है, तो उसमें 2 एक्सिस में थ्रस्ट वेक्टरिंग कर रहा है, यानी कि वह 2 प्लेन में अपना नोजल को घुमा सकता है। जबकि यह 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग कर रहा है, और यही इसको इतना ज़्यादा घातक मारक बना देता है, क्योंकि यह किसी भी डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी भी डायरेक्शन में अपने नोजल को घुमाकर और किसी भी क्षण आगे जा रहा अचानक से उल्टा हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा फुर्ती जो प्रदान इसको हो रहा है वह इसी वेक्टर का कमाल है दोस्तों। तो वेक्टर को आप लोग बहुत सीरियसली लेंगे और बहुत मज़ेदार चीज़ भी है। आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, हम लोग और काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे और बहुत आसानी से चर्चा करेंगे। तो वेक्टर हिंदी में कहते हैं इसको सदिश राशियाँ। और सबसे पहले वेक्टर से पहले हम लोग पढ़ेंगे अदिश राशियों के विषय में, जिसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो जिन राशियों का मान बताने के लिए सिर्फ एक संख्या तथा मात्रक की आवश्यकता होती है तथा जो अंकगणित के नियमों के अनुसार जुड़ती है, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है, समय है, ऊर्जा है आदि। और अदिश राशियों के पास केवल परिमाण होता है, परिमाण को मैग्नीट्यूड कहते हैं इंग्लिश में। तो अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देखिए कि अदिश राशि हम कल भी लास्ट क्लास में चर्चा किए थे कि आप चीनी लाने जाइएगा दुकानदार से, तो केवल इतना कहना ही काफ़ी है कि हमको भाई 2 किलो चीनी दे दो। उसके साथ आपको डायरेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तर मुँह है पल्ला घुमा के दो, दक्षिण मुँह है दो, इतना डिग्री का एंगल पे दो। अगर आप कहिएगा तो वह डंडा लेके खहेटेगा, तय बात है, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कह रहे हैं कि आज किचन में कितना आलू है, तो जवाब मिलेगा 2 केजी आलू है। क्लियर है? उसी से उसका संपूर्ण आपका केवल आप परिमाण बता दिए 2 केजी पर्याप्त है, उसका कंप्लीट आपका व्याख्या हो गया। आपको अब उससे अलावा कुछ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही दोस्तों अगर बात करें बल की, या फिर बात करते हैं विस्थापन की। जैसे आप सोचिए कि आप कोई बिंदु पर खड़ा है किसी खेत में, किसी ग्राउंड में, और वहाँ से आपको कहते हैं कि 20 मीटर विस्थापित होना है। तो आप 20 मीटर नाप के वहाँ से चलिएगा। लेकिन चला तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। आप पूर्व की ओर भी जा सकते हैं, पश्चिम की ओर भी जा सकते हैं, उत्तर की ओर भी जा सकते हैं, दक्षिण की ओर भी जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो अगर केवल 20 मीटर आप कहते हैं तो यह दूरी बताता है, जो कि अदिश राशि। अगर आप दूरी 20 मीटर बता रहे हैं तब तो सही है, लेकिन कहेंगे कि विस्थापन 20 मीटर है तो यह कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 20 मीटर तो किसी भी दिशा में हो सकता है, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, किसी भी दिशा में। तो उसके साथ आपको एक डायरेक्शन बताना होगा विस्थापन बताने के लिए कि 20 मीटर पूर्व की ओर या 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, तो यह भी आप लोग को बताएंगे, या 20 मीटर दक्षिण की ओर।
तो यहाँ पे विस्थापन को बताना है, या ठीक उसी तरह से किसी वस्तु पे आप बल लगा रहे हैं तो बल में भी वही चीज़ है कि कितना जोर से आप बल लगा रहे हैं, 5 न्यूटन लगा रहे हैं, 10 न्यूटन लगा रहे हैं, और साथ में किस दिशा में लगा रहे हैं, या दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वही चीज़ है अगला आपका सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज में जिन राशियों को पूरी तरह बताने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया। तो बेसिक डिफिनीशन अभी यहाँ पर यह है कि अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता है, जबकि सदिश राशियों को दिशा भी चाहिए और परिमाण भी चाहिए। यहाँ तक आप लोग को एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। और अब ठीक इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि चूँकि अदिश राशि है, इसमें जोड़ना है 2 केजी आलू है, उसमें 4 केजी और जोड़ दिए 6 केजी हो जाएगा, 3 केजी घटा दीजिए 3 केजी, यानी कि अदिश राशियों को सामान्य बीजगणित के नियम से जोड़ा घटाया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है सदिश राशि की तो हम लोग देखेंगे कि चूँकि सदिश राशि में दिशा भी इन्वॉल्व है। अगर 2 न्यूटन का बल इस पर इधर लगा रहे हैं और 2 न्यूटन का इधर, तो नेट बल इसमें 0 हो जाएगा, यानी 2 + 2 0 भी हो सकता है, 2 + 2 4 भी हो सकता है। तो उस केस में आपको सदिश राशियों को जोड़ने घटाने के लिए हम लोग विशेष अलजेब्रा का आवश्यकता है, जिसको कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ के विषय में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम लोग देखते हैं, अगला स्क्रीन आप लोग के सामने रखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि सदिश राशियों को तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। 2 फिगर बना है, एक में वेक्टर ए है, वह ईस्ट से 30 डिग्री के एंगल पे है, जबकि वेक्टर भी है वह नॉर्थ की ओर आपका है। तो यहाँ पे देखिएगा तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है। चित्र में सदिश ए का परिमाण को कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जैसे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको कहेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। या हो सकता है 5 न्यूटन हो, 10 न्यूटन हो, या 10 मीटर हो, कुछ भी हो, या 5, 10, या इसका सदिश का क्या है, परिमाण है। कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से मॉड के अंदर लिख देंगे, आप लोग समझ जाइएगा कि इसका मैग्नीट्यूड है। जबकि केवल वेक्टर ए लिखा हुआ है तो आप लोग समझिएगा कि इसमें इसका मैग्नीट्यूड भी शामिल है और डायरेक्शन में। उसी तरह से बी का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से मॉड के अंदर लिख देंगे, मतलब यह बी का परिमाण बता रहा है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद है तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है, यानी यह जो लंबाई है तीर का वह उसका मैग्नीट्यूड बताता है। 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 मीटर, 10 मीटर। और तीर की दिशा सदिश की दिशा को बताती है। जैसे यहाँ पर इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर ए का डायरेक्शन हो गया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन भी इस तरह का देखिएगा, कहेगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, इस तरह से आपको रहेगा। और इसमें ट्रिक आप लोग को बता देते हैं कि हमेशा ऑफ के बाद वाला इम्पोर्टेंट होता है। जैसे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कह रहा है तो आपको ऑफ के बाद क्या है, ईस्ट है, तो आप ईस्ट पे आ जाइएगा और ईस्ट से 30 डिग्री किधर चलिएगा, नॉर्थ की ओर चलिएगा, तो आपका दिशा हो गया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज केवल इंट्रोडक्शन वेक्टर का दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और फिर हम लोग ट्रायंगल लॉ की चर्चा करेंगे, वेक्टर को जोड़ने घटाने इन सब का चर्चा होगा। यूनिट वेक्टर के विषय में हम लोग जानेंगे और विषय में प्रवेश आपका हम इसी से कर देंगे। नॉर्मल क्लासरूम रहता तो अभी कुछ मैथ वगैरह का कंसेप्ट देते, लेकिन अभी चूँकि वीडियो आपका लिमिटेड टाइम का बनाना है तो उसका भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। आज यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगला वीडियो डालते हैं आप लोग को।